न्यू लक्ष्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है आप लोग सभी का। मैं हिमांशु शुभम आप सबों के समक्ष भूगोल विषय के तहत आज सबसे पहला इकाई नंबर 1 हम लोग शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट इकाई की चर्चा करें तो इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है भारत संसाधन एवं उपयोग। अर्थात इस इकाई में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि संसाधन क्या है, हमारे भारत देश में कौन कौन से संसाधन है, उनका क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। सबसे पहले बात करते हैं संसाधन का कि संसाधन क्या है। संसाधन को अगर हम इंग्लिश में जानने का प्रयास करें तो इसे हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं रिसोर्स, जो कि अंग्रेजी भाषा के दो शब्द, पहला है री और सेकेंड वर्ड है लिखा हुआ सोर्स, इन दोनों शब्दों के मिलने से रिसोर्स शब्द बना है। अब इसका अर्थ क्या होता है यह भी जानने का प्रयास करें। री को हिंदी में कहा गया है पुनः, जबकि सोर्स का हिंदी अर्थ होता है स्रोत। अगर दोनों वर्ड को जोड़ दिया जाए तो एक शाब्दिक अर्थ निकलता है प्राकृतिक स्रोत से किसी वस्तु को प्राप्त कर उसकी उपयोगिता को बढ़ाना। अर्थात हम अपने दैनिक जीवन में अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग वस्तुओं को अपने उपयोग में लाते हैं, लेकिन अधिकतम उन वस्तुओं को हम प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं और पुनः उसे हम अपने उपयोग में लाते हैं। तो जब किसी वस्तु को प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त कर उसकी उपयोगिता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो वह वस्तु हमारे संसाधन की श्रेणी में आता है। एक हम इसके लिए परिभाषा दे सकते हैं कि मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं को अपने उपयोग में लाता है या लाने का प्रयास करता है वो तमाम वस्तु हमारे लिए संसाधन की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य प्रकाश, हवा, जल, मिट्टी या मृदा, आवास, खाद्य पदार्थ इत्यादि, ये तमाम वस्तु हमारे लिए संसाधन का कार्य करते हैं, क्योंकि इन वस्तुओं के द्वारा कहीं ना कहीं हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अगर तो जैसा कि अभी हम लोग जानकारी लिए संसाधन क्या है, यह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, अब देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो संसाधन को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा जा सकता है, इसके दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला देखते हैं प्राकृतिक संसाधन और दूसरा लिखा हुआ है मानव निर्मित संसाधन। अर्थात कहने का हुआ कि जिन वस्तुओं को हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं या जो प्रकृति प्रदत्त वस्तु है उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, हवा, जल, यह सब हमें प्रकृति से मिलता है। वन भी है, वन्य प्राणी भी है, जो कि प्रकृति से मिलने के कारण इसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और मानव निर्मित संसाधन की बात करें तो मानव अपने तकनीकी दक्षता, कला कौशल के द्वारा, बुद्धि विवेक के द्वारा जिन वस्तुओं को बनाता है और उसे अपने उपयोग में लाता है उन वस्तुओं को हम मानव निर्मित संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण के लिए आवास, विद्यालय, संचार, परिवहन के साधन, यह सभी हमारे मानव निर्मित संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो अभी हम लोग देखें संसाधन के प्रकार। आगे एक और इसके लिए स्टार हमने लगाया है, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन को माना गया। कहने का अर्थ हुआ कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, इन दोनों संसाधन के ऊपर भी एक और संसाधन है जो कि मानव है। अर्थात हम लोग, अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर संसाधन के तात्पर्य होने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर मानव नहीं रहेगा तो फिर किसी भी वस्तु को संसाधन की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता है। इसके लिए एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिमरमैन का कहना था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। अर्थात कोई वस्तु अपने आप में संसाधन नहीं है, उसे संसाधन बनाना पड़ता है। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कोयला। अगर उस कोयला को हम धरती के अंदर से निकालेंगे ही नहीं तो उसका उपयोग ही नहीं हो पाएगा, और जब उपयोग ही नहीं होगा तो उसे हम संसाधन की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं मानव अपने तकनीकी दक्षता का प्रयोग करता है, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करता है, तब जाकर वह अलग अलग वस्तुओं को अपने उपयोग में लाता है। इसीलिए मानव को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संसाधन कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आगे देखते हैं संसाधन के वर्गीकरण के बारे में कि इसे हम कितने अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ हमने 4 अलग अलग वर्ग बनाया है। सबसे पहला वर्ग उत्पत्ति का आधार, सेकेंड वर्ग लिखा हुआ है उपयोगिता का आधार, थर्ड वर्ग लिखा हुआ है स्वामित्व का आधार, और चौथा वर्ग लिखा हुआ है विकास के स्तर का आधार। सभी को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहला उत्पत्ति का आधार, अर्थात संसाधन का जो निर्माण हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है और उसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधन को 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला जैव संसाधन और सेकेंड अजैव संसाधन। जैव कहने का अर्थ है जीवित, अर्थात जैव मंडल से जिन संसाधनों को हम प्राप्त करते हैं जो सजीव है, जो जीवित है और हमारे लिए संसाधन का कार्य करते हैं,
हैं, उन वस्तुओं को हम जैव संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वनस्पति या जो भी वन्य प्राणी है, मानव है, वो सभी के सभी जैव संसाधन की श्रेणी में आ सकते हैं। अजैव संसाधन कहने का अर्थ है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग अजैव संसाधन कह सकते हैं, जैसे घर या खनिज संसाधन या जो भी हमारे निर्जीव संसाधन है वो सभी के सभी अजैव संसाधन है। सेकेंड वर्ग लिखा हुआ है आपका उपयोगिता का आधार, अर्थात वह संसाधन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, उसकी किस प्रकार से हमारी पृथ्वी में एग्जिस्टेंस है, उसके आधार पर हम संसाधन को दो भागों में बांट दिए। सबसे पहला नवीकरणीय संसाधन, जिसे हम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन या चक्रीय संसाधन भी कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि प्रकृति में उपलब्ध ऐसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति संभव हो, अर्थात एक बार उपयोग किए जाने के पश्चात फिर से हम इसे अपने उपयोग में ला सकते हैं, उन संसाधनों को हम नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग्य या चक्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, मिट्टी, वन्य प्राणी, जल, यह सभी संसाधन हमारे लिए नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग्य या चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन या अचक्रीय संसाधन क्या है, अर्थात प्रकृति में उपलब्ध ऐसे संसाधन जिसकी उपस्थिति प्रकृति में तो है लेकिन उसकी मात्रा सीमित है। अगर हम इसका अंधाधुंध प्रयोग शुरू कर दे तो एक समय आएगा जो यह पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। उन संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन या अचक्रीय संसाधन कह सकते हैं। जैसे खनिज संसाधन है, इन खनिज संसाधनों की बात करें तो इनका भंडार हमारी प्रकृति में सीमित है। अगर ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाए तो एक समय आएगा यह पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा और इसकी पुनः प्राप्ति के लिए हमें करोड़ों वर्ष का इंतजार करना पड़ सकता है, जो हमारे मानव के लिए लगभग असंभव है। अतः इसे हम अनवीकरणीय या अचक्रीय संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरा आधार लिखा हुआ है स्वामित्व का आधार, अर्थात किस संसाधन पर किसका अधिकार है। इसके आधार पर हमने संसाधन के चार अलग अलग प्रकार बताए हैं: निजी या व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। बारी बारी से सबकी चर्चा करें। सबसे पहला निजी या व्यक्तिगत संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उस संसाधन को हम लोग निजी या व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में कह सकते हैं। जैसे खेत खलियान या हमारा आवास, इन संसाधनों को हम निजी या व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं। सेकेंड लिखा हुआ है आपका सामुदायिक संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का, हमारे समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार हो, उस संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे विद्यालय, पंचायत भवन, हमारा खेल का मैदान, यह सभी संसाधन हमारे कहलाते हैं सामुदायिक संसाधन, क्योंकि इस पर समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है, अतः यह सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तीसरा है लिखा हुआ राष्ट्रीय संसाधन, अर्थात राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले सभी प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग नदी, पर्वत या जो खनिज संसाधन है, वन है, उन सभी को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा हमारे भारत देश का जो समुद्री तट सीमा रेखा है, वहां से लगभग 19.2 किलोमीटर या 12 एनएम की दूरी तक का जो क्षेत्र है, वह भी आपका राष्ट्रीय संपत्ति की श्रेणी में आता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में हम 200 एनएम तक बढ़ा सकते हैं, जिसको हम लोग आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र की श्रेणी में रखते हैं। तो वह भी आपका राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर किसी खास देश का अधिकार होता है, वह उस संसाधन का अपने आर्थिक हितों को पूरा करने में उसका उपयोग कर सकता है। जहां तक बात रही राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का, तो ऐसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार हो और उन संस्थाओं की अनुमति से कोई भी देश उन संसाधनों का उपयोग कर सकता हो, उन संसाधनों को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जो हमने 200 एनएम की बात की, समुद्री तट रेखा से 200 एनएम की दूरी के बाद का जो भी खुला महासागरीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों पर किसी खास देश का अधिकार नहीं होता है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। उन संस्थाओं की अनुमति से कोई भी देश उसका उपयोग कर सकता है, चाहे वो मिसाइल का प्रक्षेपण करना हो या रॉकेट लॉन्च करना हो या कुछ इस प्रकार का खोजबीन का काम करना हो। तो यह आपका हो गया स्वामित्व का आधार। चौथा आधार देखिए विकास के स्तर का आधार, कि किस संसाधन का कितना अधिक विकास हुआ है। इसके आधार पर हमने संसाधन को 4 अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित या वास्तविक संसाधन, तीसरा भंडारित संसाधन और चौथा संचित कोष संसाधन। चारों की व्याख्या कर ले।
सबसे पहला संभावी संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिसके किसी खास जगह होने का हम बस संभावना व्यक्त करते हैं, अनुमान लगाते हैं, लेकिन उसकी कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं रहती है और ना ही हमें तकनीक की जानकारी रहती है कि किस प्रकार हम उन संसाधन का अपने उपयोग में उसका हम उपयोग कर सके। उदाहरण के लिए अगर हिमालय क्षेत्र की बात करें तो हिमालय की अत्यंत गहराई पर खनिज संसाधन दबे हुए हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो उतनी गहराई पर जाकर खुदाई करके उन खनिज संसाधनों को वहां से निकाल सके। तो बस एक अनुमान लगाया गया है, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम उसे संभावी संसाधन की श्रेणी में रख सकते। इसके अलावा केरल राज्य में पाया जाने वाला थोरियम, वह भी आपका संभावी संसाधन है। अगला लिखा हुआ है विकसित या वास्तविक संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिसकी कुल मात्रा हमें ज्ञात हो या मानव तकनीक का विकास करके जिन संसाधनों को अपने उपयोग में ला रहा हो, उन संसाधनों को हम विकसित या वास्तविक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे राजस्थान राज्य का जो आपका तांबा है वह आपका विकसित या वास्तविक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा झारखंड राज्य के कोयला को भी हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरा नंबर लिखा हुआ है भंडारी संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जो हमारे प्रकृति में उपलब्ध है, जिसका वर्तमान समय में उपयोग तो नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में तकनीक का विकास करके जिन संसाधनों को हम अपने उपयोग में ला सकते हैं, उन संसाधनों को हम भंडारी संसाधन कहते हैं। अगर हम अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करें तो वहां पर इन दोनों संसाधन को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, लेकिन वास्तविक तौर पे बात करें तो दोनों संसाधन लगभग एक ही है। भंडारी संसाधन कहिए या संचित कोश संसाधन, को दोनों एक ही है। उदाहरण हम अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं कि आसमान में चमकने वाली बिजली, अगर उस बिजली की बात करें तो उसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन हमारे पास ऐसा तकनीक नहीं है जो उसको हम कंजर्व करके रख सके। अगर इस प्रकार का तकनीक का विकास किया जाए तो हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा की कमी नहीं हो सकती है। तो फिलहाल ऐसा है, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इसे भंडारित या संचित कोश संसाधन की श्रेणी में रख सकते। इसके अलावा जल की बात करें तो जल में मौजूद जो हाइड्रोजन है, हम उसका उपयोग भी ईंधन के रूप में कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सस्ता तकनीक नहीं है जो जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील करके और वहां से हाइड्रोजन को हम ईंधन के रूप में प्रयोग में ला सके। और ऐसा तकनीक आ जाए तो फिर हो सकता है कुछ ही दिनों में जल से चलने वाले हम लोग अपने परिवहन के साधन का भी प्रयोग करना शुरू कर देंगे। फिलहाल ऐसा हमारे पास तकनीक का विकास अधिक मात्रा में नहीं हुआ है या सस्ती तकनीक का इजाद नहीं हुआ है, इसीलिए फिलहाल इसे हम भंडारित या संचित कोश संसाधन की श्रेणी में रखें। तो जैसा कि अभी अब तक हम लोगों ने संसाधन के विषय में जानकारी लिया, संसाधन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इन तमाम तथ्यों का अभी तक हम लोगों ने अवलोकन किया। आगे जानकारी लेते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है संसाधन विदोहन। कहने का अर्थ है कि मनुष्य के लिए संसाधन तो आवश्यक है, लेकिन उन्हीं संसाधनों का जब आवश्यकता से ज्यादा खर्च शुरू कर दिया जाता है या दुरुपयोग किया जाता है तो उस कारक को हम संसाधन विदोहन की श्रेणी में लाते हैं। और जब संसाधन विदोहन अत्यधिक होना शुरू हो जाएगा तो एक समय आएगा जो पूरा का पूरा संसाधन खत्म हो जाएगा और मानव अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए संसाधन का संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। संसाधन विदोहन के संदर्भ में एक परिभाषा भी हमने यहाँ लिख दिया है, संसाधनों का आवश्यकता से अधिक खर्च किया जाना ही संसाधन विदोहन कहलाता है। अर्थात जितनी हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता से अगर हम अधिक खर्च कर रहे हैं तो वो हमारा संसाधन विदोहन कहलाता है। एक डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंधित आपके चैप्टर में ऑब्जेक्टिव जोड़ा गया है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहा गया है। तो देख लीजिए, संसाधनों का अनियोजित रूप से विदोहन किया जाना डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थात जब हम अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करते हुए संसाधनों का अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं तो उस अर्थव्यवस्था को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कही गई है। अगला, महात्मा गांधी के अनुसार मनुष्य के पास पेट भरने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। कहने का अर्थ हुआ कि मनुष्य अगर चाहे तो अपने पेट की भूख को तो शांत कर सकता है, लेकिन अगर वह अपने लालच की सीमा को बढ़ाना चाहे तो वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। जो मन की भूख है वह कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है और उसी लालची प्रवृत्ति होने के कारण संसाधनों का विदोहन किया जाता है। इस विदोहन को दूर करने के लिए हमें संसाधन का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। तो जानकारी देते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है। परिभाषा के अनुसार संसाधनों का विवेकपूर्ण तथा सुनियोजित तरीके से उपयोग किया जाना संसाधन संरक्षण कहलाता है। कहने का अर्थ हुआ
कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को बिना नजरअंदाज किए उसे ध्यान में रखकर कि हमें कितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आधार पर जब संसाधन को उपयोग में लाया जाता है तो वह हमारा तथ्य संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्योंकि संसाधन विश्व के सभी लोगों के लिए जरूरी है, इसीलिए संसाधन संरक्षण के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, समय समय पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा आंदोलन किया गया, साथ ही साथ कुछ सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसको हम बारी बारी से अलग अलग तथ्यों के द्वारा देख लेते हैं। सबसे पहला कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, एक जगह हम लोग वन संसाधन में पढ़ेंगे और आगे भी इसका चर्चा किया गया कि चिपको आंदोलन क्या है। देखिए विद्यार्थी, यह जो आपका आंदोलन है यह उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में शुरुआत किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जहां पर वृक्षों को कटने से बचने के लिए उन्हें चिपक कर उन्हें कटने से बचाया गया। तो यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। अगले आंदोलन की बात करें तो मेधा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। नर्मदा एक नदी का नाम है जिसके ऊपर नदी घाटी परियोजना का विकास भारत सरकार के द्वारा किया जाना था, जिसके तहत कुल मिलाकर 30 बड़े बांध, 135 छोटे आकार मध्यम आकार के और 300 से भी ज्यादा छोटे आकार के बांध का निर्माण किया जाना था। क्योंकि हम जानते हैं कि बांध के बनने से हमें अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने में सुविधा होती है। बाढ़ की रोकथाम होती है, सिंचाई के लिए नहर का विकास किया जाता है और साथ ही साथ और भी हम अलग अलग उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर इन उद्देश्यों के अलावा कुछ अगर हम इसके नेगेटिव तथ्य की बात करें तो उसी बांध के बनने से वहां के व्यक्तियों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इस नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी मेधा पाटेकर के द्वारा। इसी प्रकार एक और व्यक्ति के बारे में जानकारी लें। संदीप पांडे के द्वारा वर्षा जल को संग्रहण करने की विधि का विकास किया गया और उस जल के द्वारा कृषि योग्य भूमि को विस्तार करने की नीति का भी विस्तार किया गया, नीति का भी चयन किया गया। आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम संसाधन संरक्षण की बात करें तो सबसे पहली बार 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम के द्वारा संसाधन संरक्षण के लिए वकालत की गई। कहने का अर्थ है कि हम पूरे विश्व स्तर पर हम संसाधन को संरक्षण करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बार क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की कि अगर हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में इसके भंडार समाप्त हो जाए और मानव अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सके। इसके बाद इसके अगले प्रयास में देखते हैं कि 1972 ईस्वी में देश का नाम लिखा है स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम, जहां पर पूरे विश्व के अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस सम्मेलन को हम लोग विश्व शिखर सम्मेलन के नाम जानते हैं। इसी सम्मेलन के आधार पर प्रत्येक वर्ष यह निर्धारित किया गया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे, जो कि अब तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। इसी संसाधन संरक्षण के संदर्भ में एक और तथ्य जान लेते हैं। 1974 ईस्वी में मोहम्मद शमशेर के द्वारा एक किताब जारी किया गया, जिस किताब का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अर्थात छोटा ही सुंदर है। अब इसके कहने का क्या अर्थ है इसको हम लोग जानकारी लेते हैं। कहा गया इसमें महात्मा गांधी के विचारों को प्रकाशित किया गया। देखिए, महात्मा गांधी कहना था कि जो कुटीर उद्योग है, अर्थात जो छोटे स्तर के उद्योग है, वह सबसे बेहतर श्रेणी के उद्योग है और ऐसे वस्तु जिसको हम कुटीर उद्योग में बना सकते हैं, उन वस्तुओं को बड़े स्तर के उद्योगों में नहीं बनाया जाए। इसलिए कहा गया है जो छोटा स्तर का उद्योग है वह सुंदर है, अर्थात अगर हम छोटे स्तर के उद्योग में बनने वाले सामान को बड़े स्तर के उद्योग में अगर बनाना शुरू कर दे तो जो छोटे स्तर के उद्योगपति है, जो उद्यमी है, उनका सही तरीके से जीवन यापन नहीं होगा। इसलिए कहा गया था कि महात्मा गांधी के द्वारा कि जो आप सामान छोटे स्तर के उद्योग में बना सकते हैं, उन वस्तुओं को आप नहीं बनाइए। इसी विचार को मोहम्मद शमशेर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में प्रकाशित किया। अगला देख लेते हैं। 1987 ईस्वी में आयोग, कमीशन का नाम है ब्रटलैंड आयोग, जिसके द्वारा संसाधन संरक्षण के लिए सतत विकास की अवधारणा का अवलोकन किया गया, संकलन किया गया, जिसे बाद में हमारा साझा भविष्य अर्थात आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के द्वारा प्रकाशित किया गया। क्या अर्थ है इसको भी समझ लेते हैं। हमारा साझा भविष्य के तहत यहाँ पर हमने लिखा है सतत विकास, अर्थात विकास का वह स्तर जिसमें विकास के क्रम को हमेशा या लगातार बनाकर रखा जाता है, उस विकास को हम सतत विकास के नाम जानते हैं। तो यह विकास तभी हो पाएगा जब हमारे पास हमेशा संसाधन उपलब्ध रहे। इसीलिए सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रटलैंड आयोग ने इसको स्वीकार किया 1987 ईस्वी में। बाद में इसे हमने हमारा साझा भविष्य नामक शीर्षक से प्रकाशित किया।
तो संसाधन संरक्षण के लिए अभी तक हम लोगों ने अलग अलग स्तर पे जानकारी लिया कि इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ संसाधन के संरक्षण के लिए 3 अलग अलग पृथ्वी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसे हम क्रमशः प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। जहां तक बात करें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का, तो वह वर्ष 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित तथ्यों का अवलोकन किया गया। साथ ही साथ इस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण कोष का भी स्थापना किया गया। इसके 5 साल के बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष था आपका 1997 और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। इसे हम +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल के बाद आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के तहत जो भी हानिकारक गैस है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस के भी नाम जानते हैं, उसके संकेंद्रण को कम से कम करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पुनः इसके 5 साल के बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में 2002 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में लगभग विश्व के अलग अलग देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने अपना योगदान दिया, लेकिन अंततः इस सम्मेलन का कोई रिजल्ट नहीं आ सका। अंततः बिना किसी निष्कर्ष का यह आपका सम्मेलन समाप्त हो गया। अतः इसमें विरोधाभास की स्थिति थी, इसलिए इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके इस वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रकार का समस्या है तो उस समस्या को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।